सो गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। अभी हम FLT 9 कर रहे हैं और कल जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने लिटरेचर के सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए थे। अभी आज जो हम स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लिटरेरी टर्म्स के ही सेक्शन पे करेंगे। ग्रामर का सेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग कर लिए होंगे और अपनी गलतियों को समझ रहे होंगे। बाय द वे हम आपको दिखा जरूर देंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि सर कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ बनाए जा रहे हैं, बहुत मेहनत उन क्वेश्चंस पे हो रहा है और तब आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं। एक सेकंड। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लिए होंगे। विच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट्स जेंडर। हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि जेंडर और पर्सन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए हम इनसे क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा हर बार शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस और प्रोसिक्यूटर का आप इसमें देख के बताएंगे कि क्या आप लोग का मिस्टेक होगा। कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को कर पाए थे। देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक बार जेंडर का जो सेक्शन है, स्पेशली एमएच अब्राहम के सेक्शन, आप एमएच अब्राहम में देख सकते हैं, सॉरी एमएच अब्राहम कैरोलिन एंड मार्टिन में जितने भी आपके ऐसे जेंडर हैं, उनको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। जितने थोड़े अलग टाइप के दिखते हैं, जिनका आसानी से नहीं बनता है, चाहे वो फॉरेन वर्ड्स हों चाहे जैसे भी हों, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। सबके जेंडर आप सभी को तैयार होने चाहिए। मेरी आवाज़ जा रही है सभी को? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? तो जेंडर बहुत अच्छे से तैयार करें। और सिर्फ रेन एंड मार्टिन ही नहीं, बल्कि जब आपको हमने बोल दिया कि एक और दूसरी बुक देख लीजिए, तो दूसरी बुक मैंने SP बख्शी बोला है, वहाँ से भी आप देख लेंगे। और जितने भी जेंडर थोड़े से अलग टाइप के हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। एग्जाम में सिंपल वाले तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेते हैं, लेकिन जब थोड़े से अलग वाले आ जाते हैं तो क्या आप पकड़ पाते हैं? ये आपकी अग्नि परीक्षा हो जाती है। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ें पहले से तैयार हो जाएं। इसी तरह सिंगुलर प्लूरल की जब बात करते हैं तो उनके लिए भी सेम वही पैटर्न है कि आप जो प्लूरल बनाने के अलग अलग तरीके हैं वो आप सबको पता होना चाहिए और आप आसानी से कर पाएँ। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत आसानी से सभी को बता देना चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ी है? तो हर जगह आप आर ये वाला सही है यहाँ पे, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ठीक है? जो परसिक्यूटर है उसका परसिक्यूट्रेस नहीं होगा, क्या होगा? परसिक्यूट्रिक्स। तो ये जो है आप सभी को थोड़ा सा ये रटने का विषय है, ठीक है? और ये आप सभी को तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह से रिलेटिव, क्या न्यूट्रल जेंडर? नहीं, न्यूट्रल जेंडर नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये एक्चुअली ना। अच्छा, ये कॉमन जेंडर है। ये कैसे गड़बड़ हो गया है? हम्म, अच्छा, वहां पे कॉमन जेंडर में ये दिया हुआ है क्या? यहाँ ये कॉमन जेंडर में दिया हाँ, तो ये रेन एंड मार्टिन में नहीं है। हाँ, एक्चुअली ना ये थोड़ा सा हुआ क्या कि जैसे थोड़े से रेन एंड मार्टिन में कम दिए हुए हैं, ठीक है? और ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमने लूसेंट का यूज किया है। तो लूसेंट में ज़्यादा दिया हुआ था तो वहाँ वहाँ से हमने सीधे सीधे ले लिया, इस पे ज़्यादा तहकीकात नहीं किया। वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है उसका प्रोसिक्यूट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको ले लिया है, ठीक है? तो ये वहीं से लिया गया है। अगर जो है, अगर ये रेन एंड मार्टिन में वर्ड दिया है कि नहीं, बस मुझे सॉरी दिया है कि नहीं, बस ये बता दो। क्या ये वहाँ पे दिया हुआ है? हाँ, तो तब कोई
तब कोई बात ही नहीं, तब आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, है ना, कि ये परसिक्यूट्रिक्स जो है यहाँ पे सही है। तो जो थोड़े से अलग वर्ड मिल रहे हैं उनको हम अपनी तरफ से लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेन एंड मार्टिन में कुछ मामलों में कई बार हम देखते हैं ना कि वो रुक जाता है मामला। बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो नहीं दिया हुआ है, तो फिर उसके लिए अगर हमें कहीं और से कवर करना पड़ रहा है तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको बोल रखा है कि आप सिर्फ 2 ही बुक पढ़ें। कौन सी बुक? एसपी बख्शी और रेन एंड मार्टिन। अगर हम आपको सारे बुक कहेंगे पढ़ने के लिए तो आप कहाँ कहाँ कितना बुक पढ़ोगे। ठीक है, तो हमें जहाँ से कुछ अच्छा। बोलिए आनंद। हम्म। 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 तो यही तो मैं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है, अलग अलग बुक में तो मिल ही जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुक तो बहुत है। ठीक है, तो आप लोग सारी बुक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है ना। उस बुक में दिया हुआ है, मेरे पास आप लोगों के पास जितनी बुक आप नाम बताएंगे सारी बुक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ आपको 2 ही बुक पढ़नी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हम अलग से आपको दे। मुझे बोल लेने दीजिए फिर बोलिएगा। आप लोग बीच में बहुत बोलते हैं, यही गड़बड़ी है। मेरी बात सुन लीजिए। किस बुक में कितना दिया इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये इसका ये आंसर है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ समझना सोचना नहीं है, किस बुक में कितना दिया है नहीं दिया है। ठीक है, जो हमें जरूरत की काम की लगेगी, जो एक्स्ट्रा हमें लगेगा वो हम आपको खुद देंगे। आपको अपना समय बचाना है और सिर्फ 2 बुक आपको बताया गया है। इन 2 बुक से के बाद आप किसी तीसरी बुक में अपना समय न बर्बाद करें। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इन 2 बुक से कवर हो जा रही हैं। जो कवर नहीं हो रही होंगी वो हम अपने क्वेश्चन पेपर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब कोई कुछ बोलना चाह रहा तो बोलिए। रेन एंड मार्टिन एंड एसपी बक्सी। ठीक है, यही 2 बुक। अच्छा दिया हुआ है, चलो तब तो अच्छी बात है। क्योंकि हमने रेन मार्टिन से उससे बनाया ना, लुसेंट से, तो इसलिए हमने लुसेंट का नाम लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ग्रामर के क्वेश्चन पे मैंने बोला डिस्कशन नहीं करूंगा, 2-4 क्वेश्चन पर डिस्कस करके आपको बता दे रहा हूं कि कैसे लिए गए हैं क्वेश्चन, कैसे बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसके यूसेज से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो ये क्या आप लोगों ने कर लिया होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये क्या हो गया? इन ये कैसे क्या हो गया भाई? हाँ, और ये आप लोग इतने लोग हैं, कोई कोई बताता नहीं है भाई। अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये गलत नहीं है। फिलहाल ये सेंटेंस है, देखिए विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, तो ये लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा रुक जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या कोई दिक्कत है? ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है? हाँ। नहीं, यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स है। और नॉवेल्स के यहाँ पे जो वन है ना, हम्म, तो आप लोग यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वन के हिसाब से लगाएंगे कि नॉवेल्स के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, एंट एंटीसीडेंट जो है वो नॉवेल्स के हिसाब से लगेगा कि वन के हिसाब से लगेगा? बिल्कुल, तो नॉवेल्स के हिसाब से लगेगा। बिल्कुल, अब रुक जाइए आप लोग, कोई ना बस हो गया। नॉवेल्स के हिसाब से लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हैव आएगा। बाकी जो और सेंटेंसेज है उसे देख लें। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। आपका ये हो सकता है कि सर यहाँ पे तो ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स है, तो पोएम्स के हिसाब से यहाँ पे आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। ये रेन एंड मार्टिन ने बहुत अच्छे से इस सेंटेंस को दिया है। यहाँ जो ओनली वन है ना, ओनली वर्ड, ओनली ने थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया है कि यहाँ पे ये एंटीसीडेंट ना हो के इसको माना जाएगा वन को, और इसीलिए वन के हिसाब से यहाँ इज सही है। और बाकी जो सेंटेंसेस देख रहे हैं वो सारे उसी का कॉन्सेप्ट पे हैं।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज, तो जजेज के हिसाब से हैव आया है। इसी तरह वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज, स्पीचेज के हिसाब से हैव आया है। तो बहुत आसान है। तो आप ऊपर के देख रहे होंगे कि ये स्पीचेज, यहाँ जो एंटीसीडेंट है, ये आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया तो बहुत अच्छे से बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट है और उसका एंटीसीडेंट है बेस्ट स्पीचेज, यहाँ पे जजेज है और यहाँ पे नावेल्स है। ठीक है, तो बाकी जगहों पे सही है, यहाँ पे गलत है, इसीलिए ये वाला मिस्टेक है। क्लियर है सभी को? ये बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है और ये आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है। आप लोग को बहुत अच्छे से जब पढ़ाया तब भी समझाया, वहां भी ये आया हुआ था तब भी बताया था कि यहाँ ओनली आ जाने की वजह से केवल फोर्स आपका पोएम्स की वजह वन पे आ गया है। ठीक है, और यही वजह है कि यहाँ पे आप एंटीसीडेंट के रूप में वन उस पोयम को लेके चल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे इज आया। बाकी अन्य जगहों पे जहाँ पे ओनली वगैरह नहीं आया है, एंटीसीडेंट जो वर्ड है नावेल्स वही होगा, जो ठीक आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड नाउन होता है वही एंटीसीडेंट माना जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत आसानी से कर लिए होंगे। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ बताइए, दे आर 5 स्टूडेंट्स फ्यू, तो ये आप देखेंगे तो ये वहां पे फिर बताया गया था देयर आर 5 स्टूडेंट लेस, फ्यू वर्ड यूज नहीं होता है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास। अब ये बताइए कितने लोगों ने इसको सही किया है? तो छोटा सा देखने में सबने सही कर दिया। जब आप एसपी बख्शी की बुक पढ़ते हैं तो एसपी बख्शी की बुक में एडजेक्टिव टॉपिक में दिया हुआ है और वहां पे एक रूल लिखा हुआ है, वो रूल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि लेस लेस इज यूज इन प्लेस ऑफ फ्यू। वहां पे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे तो वहां पे बताया गया कि लेस को आप फ्यू की जगह पे यूज करेंगे कब? बिकॉज डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, अगर आपको डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मिल रहा है, देखिए ये डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ना 5, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 5 6 7 8, और इसके बाद आपको क्या मिल रहा है? एक प्लूरल नाउन मिल रहा है। तो अगर कभी भी ये कॉम्बिनेशन होगा तो इसके बाद आप फ्यू का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हमेशा लेस का यूज करेंगे। ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 160 पे है रूल नंबर, तो फिर अब बुक खोलनी पड़ेगी, मैंने यहीं पे नोट कर रखा है ना। एडजेक्टिव टॉपिक में है, मैंने बता दिया ना, एडजेक्टिव टॉपिक में है रूल नंबर 160, पेज नंबर 160, उसी के आसपास देख लेना आप। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द सेंटेंसेज वेयर एडवर्ब इज रॉन्गली यूज्ड, जहाँ पे एडवर्ब जो है रॉन्गली यूज किया गया है। तो बताइए क्या आप लोगों ने किया? हाँ, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सेंटेंस आप देखेंगे, हाँ क्विकर नहीं होता है, क्विकली वर्ड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है मिस्टेक है। ठीक है, और बस यही आपसे पूछा गया। वो तो दूसरा फिलहाल मामला है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो क्विकर, जो जो क्विकर वर्ड है ना, वो क्विकर वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जो क्विक वर्ड होता है ना, क्विक, ठीक है, वो एडजेक्टिव है और उसी से क्विकर बना हुआ है। ठीक है, जो क्विकली है, जब आप एडवर्ब की बात करेंगे तो वहां पे फिर क्विकली वर्ड यूज होता है। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे आप किसी डिक्शनरी में या गूगल पे जाके, तो वहाँ ये दोनों वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एडवर्ब के रूप में वर्ड यूज होता है वो क्विकली यूज होता है, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हालांकि ये वर्ब है, आपको लगेगा अरे इस वर्ब के बाद तो क्विकर एकदम सही है, लेकिन बात यह है कि इसका फॉर्मेट ही गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्विकली होगा, और जब क्विकली होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्विकली अकेले तो यूज करेंगे नहीं, तो मोर क्विकली करेंगे आप। ठीक है, तो मोर क्विकली ये हो। यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है ना, ये थोड़े से जो है रिमार्केबल है, सी एक्टेड, ये जो सेंटेंस है ये तो फिलहाल सही है। ठीक है, हर एक्ट वाज रिमार्केबल। ठीक है, सी एक्टेड रिमार्केबली, ये तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह आया हुआ है।
सी इज अ स्किलफुल डांसर। एक्चुअली जो बाकी बाकी जो है ना, वहां पे आपसे उससे रिलेटेड वो ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि एडवर्ब कहाँ रॉन्गली यूज किया गया है। ये नहीं पूछा गया कि बाकी सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। बाकी जितने भी सेंटेंस हैं वो करेक्ट हैं। केवल एक सेंटेंस ऐसा है जहां पे एडवर्ब को रॉन्गली यूज किया गया है, और आपको उसी सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है। तो इस हिसाब से बस ये वाला है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में जो बात ये है ना कि ये जितने, अब मेरी बात फिर से सुन लीजिए, जितने सेंटेंस हैं ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, ओनली वन सेंटेंस इज इनकरेक्ट हियर। ठीक है। क्योंकि रैन के बाद जो है वो एडवर्ब आएगा, और क्विकर क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसलिए वो यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, बस यही आपसे बताना था। ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे बाकी तीन सेंटेंस सही हैं, एक सेंटेंस इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट होने के पीछे आपको रीजन भी बता दिया गया है कि एडवर्ब यहाँ पे रॉन्गली यूज किया गया है। आपको हिंट भी दे दिया गया है। ठीक है। ये है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये, हाँ, चलिए अभी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी क्लियर है ना? ठीक, बता तो दिया हूँ। ठीक है, कि ये सारे सही हैं। वो एडवर्ब नहीं है ना, वो एडवर्ब नहीं है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, सी इज अ वेरी स्किलफुल डांसर, यहाँ भी एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है। तो उस तरह से मिस्टेक नहीं किया गया है। ठीक है। बस एक सेंटेंस में ये गड़बड़ी हो गई कि एक सेंटेंस यहाँ पे हमने एडवर्ब वाला नहीं लिया है। ठीक है। बाकी ये सेंटेंस एडवर्ब है, जैसे यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है। रिमार्केबल जो है यहाँ पे जो बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये भी सही है, बस ये वाले में मिस्टेक है। बस यही आपको समझना है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो बस जो मिस्टेक है वो बस आपको पकड़नी है। और ये सेंटेंस अगर इस तरह से हम ज़्यादा बना देते अच्छा रहता, कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से पकड़ लेते। ठीक है। एक सेंटेंस हमने थोड़ा एडवर्ब वाला नहीं डाला, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम सीधे सीधे देखो, अब जितने भी यहाँ सेंटेंसेज हैं ये ज़्यादातर आपके सीधे सीधे रेन एंड मार्टिन के रूल्स पे बेस करके हैं। ठीक है। तो आप एक बार जो है रूल्स को देखेंगे और हो जाएगा। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे जो आपको 56 वाला क्वेश्चन था, ये आप में से कई लोग को डाउट लग रहा होगा कि विच सेंटेंस इज इनकरेक्टली पंक्चुएटेड। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहे होंगे। इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को ग्रुप में कल ही एक पीडीएफ भेज दिया था। तो अगर आपने उस पीडीएफ को देखा होगा तो आपको ए नहीं दिया होगा, अगर हो सकता है वो गलती से हो गया हो। ठीक। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, आंसर की में ए, ठीक बिल्कुल ए ही गलत है। बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। ए ही गलत है। अब एक एक चीज को समझिए आप यहाँ पे। नहीं, अभी अब रुके रहिए, पेशेंस रहे, एकदम शांत रहिए। देखिए, ये जो आपका पहला वाला सेंटेंस है ये सही इसलिए है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत से ऐसे आपको इन, हाँ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, यही मिस्टेक है। बाकी ये यहाँ पे क्या है, अगर आप वो पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, सोक्रेटिस वाज बोर्न इन 4070। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क कब लगाया जाता है, अगर आप लोग को याद हो बहुत पहले, जैसे आप चासरियन एज जब देखते हैं, तो जब चासर के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड दिया रहता है उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जैसे 1340, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा ईयर है, लेकिन आसपास है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा के ये दिखाया जाता है कि देयर इज सम कंफ्यूजन। ठीक है, ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यू कैन गेट इन फ्री। तो अब यहाँ पे जो है, एक मिनट, ये पीडीएफ जो मैंने आप लोग को शेयर किया है दिखा दे रहा हूँ। हम्म, ये देख लिया था ना आप लोगों ने? ये थोड़ा सा अच्छा, मेरे पास एक बुक थी,
वहाँ पे दिया हुआ था तो मैंने यहाँ से सोचा ये ले लेते हैं, अच्छा था, एग्जाम्पल भी अलग टाइप से है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन शुड बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। तो क्लियर है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हु इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। ठीक है, जैसे ये सारे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद से जो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपल डिड, ये भी एक क्वेश्चन है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन है स्टैब्लिश इन, तो ऐसे करके देख रहे हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क है। फिर उसी तरह यू कैन गेट अस इन फ्री, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटेंस दिया हुआ था तो हमने यहाँ से सीधे सीधे आप सभी के लिए ले लिया। ठीक है, फिर अ क्वेश्चन मार्क इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट डाउट अबाउट इंफॉर्मेशन। तो ये वाला देख रहे हैं आप, ये डाउट जब होगा तो आपके क्वेश्चन मार्क ऐसे लगे रहेंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाला है, यहाँ पे अ क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन और आफ्टर अ पोलाइट कमांड। ठीक है, फ्रेज्ड एज अ क्वेश्चन। तो अगर इस तरह से कहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, जैसे आई वंडर व्हाई शी आस्क्ड इफ द एप्लीकेशन हैड बीन मेल्ड। या फिर अगर आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप पढ़े होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है कि शी आस्क्ड, ठीक है, वेयर यू आर गोइंग, ये सेंटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताइए वेयर वर्ड आया हुआ है तो क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्या? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बताइए, सी आस्क्ड वेयर यू आर गोइंग, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसका सिंपल सा तरीका है कि आपने देखा है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वहाँ पे ये फॉलो किया जाता है। एक दूसरी बात ये है कि आप पहचानेंगे कैसे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जब भी एक सिंपल सा तरीका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पहचानने का ये है, हाँ, कि एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी बात ये है कि अक्सर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें एक पार्ट, एक और क्लाज होता है, या एक ऐसा आपको क्लाज मिलेगा जिसमें असर्टिव सेंटेंस में पाया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब वहां पे डायरेक्टली पाया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड है, तो कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे आई वंडर व्हाई, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब है। अब इसके बाद ये आ गया, कोई बात नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये जो सिचुएशन है। इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन भी ये बता रहा है कि आफ्टर अ पोलाइट कमांड, कई बार कमांड भी किया जाता है, आपको कोई निर्देशित किया जाता है या आदेश दिया जाता है या कहा जाता है, अगर वो पोलाइटली कहा जाता है तो वहां भी आप क्वेश्चन मार्क की तरह नहीं लेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं वोंट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगे नहीं, ये आपसे एक तरह से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाइए, तो वोंट यू सिट डाउन, देख रहे हैं आप। वाई डोंट यू टेक ऑफ योर कोट, क्यों नहीं तुम अपनी कोट उतार देते हो, गर्मी का समय है, गर्म लग रहा है, फिर भी आप पहने हुए हो। तो सामने वाला पूछ कह रहा है कि तुम कोट क्यों नहीं उतार दे रहे हो, आपसे प्रश्न नहीं कर रहा है कि उतार क्यों नहीं रहे हो, जवाब दो। वो आपसे सजेशन दे रहा है या पोलाइटली आपसे बोल रहा है कि आप अपने कोट को उतार दो। तो अगर इस तरह से भी आपको सिचुएशन दिखाई पड़ रही तो देयर यू कैन आल्सो यूज पीरियड, फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत अच्छे कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और ये जो है बेहतरीन तौर पे हैं, आप सभी को निश्चित तौर पे जानना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये रूल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये रेन एंड मार्टिन में नहीं दिया हुआ है, तो कुछ चीजें कहीं पे नहीं दी। हाँ, वो हमें भी नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। यू कैन गेट अस इन फ्री, ये थोड़ा सा जो है सेंटेंस अलग टाइप से है। ठीक है, ये उस समय हमने ले लिया था, लेकिन इसकी मीनिंग को तो इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। हाँ, यू कैन गेट अस इन फ्री। ठीक है, तो इसे अभी फिलहाल अब सेंटेंस सही है, थोड़ा सा इसको समझता हूँ मैं कि क्या सोच के इन्होंने लिया है। हैं, लेकिन आपको जो अभी मेन मिस्टेक है वो समझ में आ गया है। ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बुक के चक्कर में ना पढ़ो आप। नहीं तो बुक तो आप परेशान हो जाओगे, मेरे पास तो बहुत सी किताबें हैं, और जो भी मैं बुक लेता, ये मेरियम मेरियम वेस्टर, नहीं नहीं, ये बुक जो है मेरियम वेस्टर पॉकेट गाइड टू इंग्लिश यूसेज है, सॉरी। इस बुक का नाम है
रैंडम हाउस, नहीं सॉरी, ये वाली बुक है ये, रैंडम हाउस वेबस्टर्स पॉकेट ग्रामर यूसेज एंड पंक्चुएशन। ठीक है, अब ये बुक है। ठीक है, फोटो खींच के भेज दूंगा। हम्म। हम्म। ये पंक्चुएशन में है, पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क का जहाँ यूज है ना, वहां मिलेगा आपको। ठीक है, पंक्चुएशन टॉपिक। हाँ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देखिए वहां मिल जाएगा। ठीक है, रेन एंड मार्टिन में भी दिया है, लेकिन वहां पे ये सारे रूल नहीं दिए हैं। ठीक है, कुछ रूल्स मैंने अपनी दूसरी जगह से ले लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ये भी मैंने आपको फोटो खींच के भेजा है, उसी में पीडीएफ में है कि पिक द सेंटेंस विच इज इनकरेक्टली पंक्चुएटेड। ये सबने कर दिया था। क्या किया था? इस इसमें तीनों सही है। पीडीएफ मैंने फिर भेज दिया था एक्चुअली। ये जो, इसको कंजक्टिव कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब फिलहाल ये हाउ एवर, ये जितने भी वर्ड हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंजक्टिव एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस, कहीं पर भी इनको यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट द इम्फेसिस, जहाँ इम्फेसिस चाह रहे हो वहाँ यूज कर दो। जब भी आप इसको जहाँ डालोगे उसके, आप वहाँ उसको कामा से अलग करोगे। अगर आप शुरू में डाल रहे हो तो शुरुआत में तो कामा लगा नहीं सकते, तो उसके बाद लगाएंगे। एंड में डाल रहे हो तो एंड में तो फुल स्टॉप लगता है, तो उसके पहले कॉमा लगाओगे। अगर कहीं मिडिल में डालते हो कहीं पर भी, तो फिर दोनों जगह, दोनों उसके आगे पीछे दोनों तरफ कॉमा लगाना पड़ेगा। तीनों प्रकार से ये सेंटेंस सही है। क्लियर है सभी को? तो ये हमने यहाँ से लिया है। आप सभी को सिर्फ कोशिश है, ये फिलहाल हाउ एवर से रिलेटेड तो एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो ये कोशिश है कि भाई आप जाने इसे, और अगर कभी हाउ एवर वाला ही ज़्यादातर आता है, ठीक है, तो आप कभी भी आए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। कर पाएंगे आप लोग? हम्म। 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 हाँ, ये भी अलग से लिए हैं। अब आप देख लीजिए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वहां से ले लिया। मुझे लग रहा है डिस्कशन में मुझे माइक आप ही रखना पड़ेगा। ये तो सही है, अच्छा लग रहा है आप लोग, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जा रहा है। जैसे आप लोग को जो चीजें दिया जा रहा है ना, उसे ले लीजिए, एक्सेप्ट करिए, और अच्छी चीज लग रही है तो ये तो मुस्कुराने की बात है, खुश होने की बात है ना। चलिए, अब आप लोग को आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया, फिर 58 हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि ही रैन अवे बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज वर्ड है। यू विल पास इफ यू, सिंस यू से सो, ही रैन अवे बिकॉज, आइडेंटिफाई द वर्ड्स यूज इन ब्लैक। ये मैंने वहां पे करेक्शन करवा दिया था, यहाँ पे कहीं बोल्ड में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इतना समझ में आ जाएगा कि कंजंक्शन की बात हो रही है। तो इन चारों सेंटेंस में जो कंजंक्शन है उसको ढूंढो, बताओ कि कौन प्रकार का कंजंक्शन है। तो ये बच्चों का खेल है, सबने कर लिया होगा। किस प्रकार का कंजंक्शन है ये? बिकॉज, इफ, सिंस, बिकॉज, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखें, जितने भी लोग फोन उन पे बात बात कर रहे हैं माइक ऑफ रखें, जिनके बैकग्राउंड में कुछ बातें चल रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बनाए गए थे, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग थोड़ा सा, भाई देखिए, थोड़ा सा स्टार्टल करना है आप लोग को, परेशान करना है ताकि आपको फायदा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामर में हर टॉपिक से क्वेश्चन डाले गए हैं। अब बात यह है कि जब हम कठिन परिश्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जाएंगी, तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी आपको क्रिएट होगा, और हमारे लिए भी समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम आसान चीज़ें चाल डाल के अपना पल्ला झाड़ लें, या तो हम थोड़ी बढ़िया चीज़ डालें, थोड़े से आपको भी परेशान करें, थोड़े हम भी परेशान हों। ठीक है,
हमने दूसरा वाला रास्ता चुना है क्योंकि दूसरे वाले रास्ते में आपको ज्यादा फायदा है। चलिए, अब ये सेंटेंस, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रैश, ठीक है, ट्रैश, बेकार की चीजों पढ़ने में टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाना असर्टिव में, ठीक है। कितने लोग सही बना दिए थे? तीनों सही नहीं होंगे, दिमाग लगाना था कि इट इज, देखो ये कह रहा है कि क्यों समय बर्बाद किया जाए खराब चीजों को पढ़ने में। बहुत आसान है, इट इज पुअरली फुलिश नहीं हो सकता। फुलिश है तो पुअरली क्या मतलब है? है ना। पुअरली का मतलब जब ऑलरेडी फुलिश हो गया तो उसके साथ पुअरली की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मच फुलिश, हाँ ये भी मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जैक्टली है, दिस इज, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन, ठीक है, रीडिंग ट्रैश। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको असर्टिव में बनाना है, ठीक है। टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर, ये भी बहुत, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, ये लिए तो गए हैं क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन से, लेकिन ऑप्शन बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि ऑप्शन बनाते समय ये सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि दूसरा कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो उतने ऑप्शन हमने बनाया, कई बार एक दो चीजें ऐसी हो ही जाती हैं, क्योंकि जब आप तुरंत फ्रेम करते हैं तो एक दो थोड़ा बहुत माइन्यूट टाइप का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि ज्यादा बेहतर से बेहतर आपको ऑप्शंस मिले। जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि इट इज रियली नो स्ट्रेंथ दैट वी शुड मीट हियर, इट इज नो डाउट दैट वी शुड मीट हियर, इट इज नो डाउट दैट वी शुड मीट हियर, देयर इज नो डाउट, इट इज वेरी स्ट्रेंथ दैट वी शुड मीट हियर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया होगा, किया है कि नहीं। अगर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका चौथा वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे सही होगा। और अगर आप ध्यान भी देंगे तो बाकी तीनों स्टेटमेंट में जो है बहुत दिमाग लगाया गया है। जैसे आप ये बताइए कि आप थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर, आप सरप्राइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, मतलब उस जगह पे मिलने के लिए आपको ये बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, तभी तो आप परेशान हैं, सरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज रियली नो स्ट्रेंज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो स्ट्रेंज तो है ही, सरप्राइज तो है ही, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। इट इज नो डाउट, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देयर इज नो डाउट, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है डी। अब डिलीट मेथड का भी, अगर आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप इसे सही कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप देखो, यही कह रहा हूँ अर्पणा जी, जल्दी में मत बोलिए नहीं तो खूब गलत ही बोलेंगे। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। हमने तो ये कहा नहीं आप अफर्मेटिव बनाओ, हम तो असर्टिव कह रहे हैं, है ना। चलो कोई नहीं, ऊपर के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो सेंस है उस सेंस के हिसाब से स्ट्रेंजनेस की बात हो रही, सरप्राइज की बात हो रही, जबकि ऊपर के तीनों ऑप्शन सरप्राइज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन बात कर रहा है ऐसा। तो ये है। अब ये जितने भी सेंटेंस है वो सब आप लोग आसानी से कर लेंगे, है ना। ये सारे रूल्स पे बेस्ड करके हैं और आप सभी को करना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं सीधे आपको ले चलता, फाइंड आउट द एरर इन द बेलो सेंटेंस। एरर बताना है आपको इस सेंटेंस में, तो इसमें क्या है। कहीं मत, कहीं का नहीं, मुझे मुझे ये बताइए रेन एंड मार्टिन में पढ़ा है कि नहीं, कहीं और पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, अब वो कहीं और का हम क्या माने। आप हमें जब प्रूफ देंगे, आयोग तभी बात मानेगा जब आप प्रूफ देंगे। आप प्रूफ नहीं देंगे तो आपका जो भी थॉट आइडिया सब रिजेक्ट। कहीं पढ़ा था, किसी ने बताया था, इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। रेन एंड मार्टिन में लिखा है कि नहीं ये मुझे बता दो, एसपी बक्सी में लिखा है कि नहीं ये बता दो, बाकी हम मानेंगे ही नहीं कोई बात। हाँ, अब रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, ठीक है, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। इफ़ यू हैड लेफ्ट, जब कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो अच्छी तरह से आपको सिखाया गया। पहले वाला जो कंडीशनल टाइप होता है, एक जीरो होता है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक तो जीरो होता है।
फिर फर्स्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले में क्या होता है, एक आपका प्रेजेंट में होता है और दूसरा किस में होता है, फ्यूचर में होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर जब सेकेंड वाले में जाते हैं, सेकेंड वाले में क्या होता है, पास्ट में होता है पहला, और दूसरा भी पास्ट में होता है। पास्ट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ आएगी, और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है। अब एक तीसरा टाइप का है, जहां पे क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। तो जब दूसरी तरफ जाते हैं तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 50 बार बता चुका हूं। अब जरा दूसरे पार्ट में आओ। क्या है यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट, इट माइट नॉट स्टंग यू। कहीं पे माइट हैव यदि लिखा रहता तो हम आपकी बात मान लेते, ठीक है। जैसे वुड हैव, माइट हैव, ये सब हो सकता है, कुड हैव, लेकिन ये हैव आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर ये तीसरे टाइप में फिट नहीं होता है। तो अगर पहला वाला पार्ट तीसरे टाइप का है तो दूसरा पार्ट भी तीसरे टाइप का सेट होना चाहिए। एकदम सिंपल सा, इतनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। अब बताओ अर्पणा जी, एकदम क्लियर है कि नहीं है? अच्छा चलो भाई, ठीक है। आ, अच्छा ये वाला, हाँ तो बाय हुम तो होगा। हम्म। ये जो 63 वाला सेंटेंस है, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, डॉग्स सून नो द पर्सन बाय हुम दे वर काइंडली, दे आर काइंडली ट्रीटेड। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम ना होके क्या हो जाएगा, बाई हुम हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे। क्लियर। ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 देखें, अब एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूं तो आपसे आधे आधे घंटे ले सकता हूं, लेकिन इसलिए मैं टाइम बचाना चाहता हूं, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, पढ़ाई खुद करिए अब। Here are some sentences given in regards to combination of two or more simple sentence into a single simple sentence। कितनी बेहतरीन तरीके से कोशिश की गई है कि हमारा टुनटुन जो है वो सिंपल सेंटेंस के तरीके जान ले, कि कितने प्रकार से सिंपल सेंटेंस को हम सिंथेसिस करते हैं। अगर सिंथाइस आपको सिंथेसिस करना है, ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसके कुछ मेथड लिखे गए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा सिंथेसिस है जिसमें गलत मेथड लिखा गया है। ठीक है। अब जरा यहाँ देख लें आप। सबसे पहला सेंटेंस है, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। पहला सन। अब ये बताइए, जंपिंग अप ही रैन अवे एकदम सही है। इसका सिंथेसिस करके ये सेंटेंस आपका बन गया, यूज पार्टिसिपल का किया गया है, एकदम सही है। दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड हिज नेम इज रामा। ठीक है। तो दिस इज माई फ्रेंड रामा, ये भी सही है, माई फ्रेंड राम। तो ये नाउन फ्रेज, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया गया है, ये वाला भी सेंटेंस सही है। अब अगला सेंटेंस क्या है, द मून रोज देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। ठीक है। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। हाँ, तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया गया है, ये प्रीपोजिशन विद नाउन आर जिरंड, ये भी आप सभी का सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ही डिजर्व्ड टू सक्सीड ही फेल्ड। वह डिजर्व करता था सफल होने के लिए, वो फेल हो गया। ठीक है। तो ही फेल्ड अनडिजर्वडली, ये भी सही है, सेंटेंस तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड समझना है, जो मेथड है वो सही नहीं है। क्लियर है। तो अब सोचिए, एक क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा सिंपल सेंटेंस बता दिया गया, कोशिश की गई है, आधे से ज्यादा रूल इसमें कवर कर लिया गया, कि भैया कैसे जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन की सहायता से, पार्टिसिपल की सहायता से, नाउन फ्रेज की सहायता से, है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से, और इसकी सहायता से। अब बताओ एकदम 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हम बात करें, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा कि रवि रिटर्न्ड होम।
ठीक है, द स्कूल वाज क्लोज्ड, ये सेंटेंस, द स्कूल वाज क्लोज्ड रवि रिटर्न्ड होम। अब अगर मैं कहूं कि इसको कैसे बनाओगे तो जरा बना के बताओ, क्या बनेगा? कौन बनाएगा, जल्दी फास्ट। अरे भैया सिंपल सेंटेंस बनाना, अजीत जी क्या कर रहे हैं? व्हेन द स्कूल वाज क्लोज्ड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहुंच गए आप। आपको दो सिंपल सेंटेंस से एक तीसरा सिंपल सेंटेंस बनाना है। आनंद जी कहाँ हैं? द स्कूल बीइंग क्लोज्ड, अब तो देर कर दी आप यस सर बोलना। द स्कूल बीइंग क्लोज्ड, ठीक है, रवि रिटर्न्ड होम, ये सेंटेंस होगा। इससे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, बाकी लोग को इतना टाइम क्यों लग गया, और बाकी लोग का क्यों नहीं जवाब आया? जहां जवाब देना वहां कोई नहीं बोलेगा, अन्य जगहों पे सब। अच्छा शोर हो रहा है। चलिए कोई। हाँ बिल्कुल राजकुमार जी, आपने एकदम सही बताया है। तो अब क्या होगा कि जब ये जो नामिनेटिव एब्सोल्यूट था वो भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नामिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया गया है, और यहाँ पे दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में नामिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो डी, इस तरह से हमने 5 तरीके सीख लिए। हमने कितने तरीके सीख लिए? 5 तरीके सीख लिए, दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने का। पूरा पूरा सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस का कंप्लीट, लगभग कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है एकदम सभी को? ये पेपर सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपको याद करवाया जा रहा है जो चीजें आप। अब आप ये सोचिए कि इसमें कितना मेहनत कितना टाइम लगा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सभी के लिए कोशिश की जा रही कि भैया अगर हमारा टुनटुन नहीं भी पढ़ पाया तो कम से कम इसी बहाने पढ़ ले। अब जाके जाके देख ले रूल को, अगर उसे कहीं फंस रहा है, कहीं दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो, ताकि अभी जो ये तमगा टुनटुन का है ये एग्जाम के बाद उसको टुनटुन ना कहा जाए। अब एग्जाम के बाद जितने लोग गड़बड़ी करके आएंगे फिर वो टुनटुन की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो सफल हो जाएंगे फिर वो दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो आप लोग ये सोचिए कि आपको टुनटुन नहीं रहना है। ठीक है, और ये सारी चीजें एकदम तैयार कर लेना है उससे पहले। तो अब मेरे ख्याल से सब इनाम तो आप हमें देंगे कि गुरुजी इतना मेहनत कर करके आपके सामने तो सीधे सीधे मिल जा रहा है नाम। नाम, नाम हो गया गुन, नाम हो गया गुनगुन एंड हार्टिका हो जाएगा नाम। हाँ, चलिए अब हम आ जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फिर आप सभी के सामने है स्क्रीन पे, और वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे है सिंपल सेंटेंस, आप सभी को पता है कंबाइन किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से, नियम भी बता दिया गया। फिर अब आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस आपको वो वाला यहाँ पे ढूंढना है विच हैज बीन फॉर्म्ड रॉन्गली, जिसको गलत तरीके से बनाया गया है, इनकरेक्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बताओ ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां पे इनकरेक्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। जरा देखिए और बताइए। ही इज अ फूल ही इज नेव, 72 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कैसे सी है। अब ध्यान दो, बहुत सही बताया इन्होंने, देखो ही इज अ फूल एंड नेब एकदम सही है, क्योंकि क्योंकि दो प्रकार की क्वालिटीज को आप ऐड करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं क्यूमुलेटिव का, एकदम सही बात है। ही स्लो बट ही श्योर, ये भी सही है क्योंकि यहाँ दो सिंपल सेंटेंस हैं और चूंकि दोनों में कंट्रास्ट है, और जब कंट्रास्ट की बात होगी तो कौन सा कंजंक्शन आएगा, मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या होगा जी? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और एडवर्सेटिव में बट आता है। ठीक है, फिर आगे मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो जब चॉइस की बात आती है तो कौन सा कंजंक्शन आता है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे है आई कैन नॉट सी एंड इट इज वेरी डार्क, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, क्योंकि आप देख नहीं सकते क्योंकि बहुत डार्क है। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे वास्तव में एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, और वही यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो जबरदस्ती यहाँ हमने बना दिया है, आपको वही पकड़ना था, ठीक है। बाकी तीनों सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सही यूज हुआ है और करेक्ट है एकदम 100%, ठीक है। तो ये है, हर जगह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं बेहतर तरीके से। अब थोड़ा सा हम लिटरेरी टर्म्स पे आते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को करेक्ट करा दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा था कि कार्पेट टाइम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट, कौन सी बात कार्पेट टाइम से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। तो कार्पेट टाइम जो है कॉमन लिटरेचर मोटिव है। हम्म। हाँ, एंड के साथ वैसा रूल नहीं है, ठीक है। जो एंड है, एंड के साथ ऐसा रूल नहीं लगता, एक एंड थोड़ा सा अपवाद है इस मामले में, ठीक है। हाँ, ये एंड थोड़ा सा अपवाद है और इसीलिए एंड के केस में थोड़ा सा आपको, इसीलिए जब एंड की बात होती है और कंजंक्शन का डेफिनेशन भी एंड की वजह से फिर बदलना पड़ा। कंजंक्शन तो हम्म, वहां भी हम एंड की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एंड जो है थोड़ा सा अपने आप में अपवाद है, और ये सिंपल में भी आ जाता है और एज ए कंजंक्शन भी ये जोड़ने के काम आ रहा है। तो एंड जो है, इसीलिए कंजंक्शन की डेफिनेशन ये एंड की वजह से ही बदल गई, कि कंजंक्शन सिर्फ केवल आप ये कहें कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, ऐसा नहीं है। जब आप रेन एंड मार्टिन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, और वो स्पेशली एंड की वजह से बोला गया, क्योंकि एंड खतरनाक है, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ देता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप डीपर लेवल पे समझना चाहें तो दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पूरा पूरा कॉमन है। तो जब पूरा पूरा कॉमन हो गया तो पूरा पूरा, जैसे ही इज अ, जैसे आप ये कहें कि ही इज अ फूल एंड ही इज अ नेब, लेकिन अब ग्रामर का एक रूल ये भी कहता है कि जितनी चीजें कॉमन है उसको पूरा पूरा बाहर लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ। और यही वजह है कि ही इज ए दोनों में कॉमन है, इसलिए वो आगे आ गया और एंड और अ नेब का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो इसी तरह नाइदर नार भी करता है, ठीक है, आइदर आर भी करता है, वहां पे भी यही काम किया जाता है कि जो चीजें कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे भी सेट नहीं होती। क्लियर है? हम्म। चलिए, अब कार्पेडाइम से रिलेटेड आ जाते हैं और यहाँ ध्यान देंगे कार्पेडाइम में कि क्या करेक्ट नहीं है कार्पेडाइम से रिलेटेड। तो क्या करेक्ट नहीं है भाई? इट इज अ वेरी कॉमन लिटरेचर मोटिव स्पेशली इन इपिक पोइट्री, नहीं इन लिरिक पोइट्री। अ लैटिन फ्रेज ठीक है, सो दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, ये भी सही है, समय कम है और समय और टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। ऑफन एड्रेस टू अ वर्जिन, अक्सर एक वर्जिन को एड्रेस किया जाता है, हु इज ईगर टू चेंज हर कंडीशन, यहीं पे बात पलट दी गई है। ईगर नहीं है, वो रिलक्टेंट है, वो नहीं चाह रही है अपने कंडीशन को बदलना। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन को इनकरेक्ट किया गया है। ये भी सही है, रिप्रेजेंट अ स्पीकर हु वांट्स टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, सही है। तो आपका पहला और चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट इज सी। कर दिया था सभी ने, बताइए भाई। तब तो स्कोर कम होने का सवाल ही नहीं है जब सब सही कर रहे हैं तो। 74, द वर्ड कंसीड डेरिव्ड फ्रॉम, ठीक है। कहाँ से कंसीव्ड वर्ड को जो है लिया गया है, बताइए किस लैंग्वेज से, कांसेटो कहाँ का है? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद से जो है ये इसके साथ इसके ऑप्शन हमने बदलवा दिए थे, आप सभी को बताया था। हु क्लेम दैट मेन मस्ट इंडोर देयर गोइंग हेंस इवन एज देयर कमिंग हिदर, बहुत बेहतरीन लाइन है। राइपनेस इज ऑल, ये लाइन जो है एडगर के द्वारा बोली गई है। ठीक है, आप ऑप्शन में हमने चेंज करवा दिया था। और ये वास्तव में इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य को बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे आप, जब हम इस दुनिया से जाने लगते हैं, जब हमारा मृत्यु का समय आता है तो हम कोई मरना नहीं चाहते हैं,
हम कहते नहीं नहीं भगवान हमें बचा लो, चाहे जो हो जाए हम बच जाए। ठीक है, हम सभी बचना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, अपने कष्टों को अंत में सहना नहीं चाहता। वही ये कह रहा है कि मनुष्य को इंड्योर करना चाहिए अपने जाने को, इस दुनिया से जाने को, इवन एज देयर कमिंग हियर। जैसे वो आया, इंजॉय किया अपने आप यहाँ आने का इस दुनिया में, ऐसे ही जाने का भी उसे पूरी तरह से वैसे ही लेना चाहिए जैसे उसने आने को लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत बेहतरीन लाइन है। वही जैसे आए हो वैसे जाना पड़ेगा, हैं? तो वैसे ही लो, अगर आप रोते हुए आए हो तो रोते हुए जा रहे हो, लेकिन यहाँ जब आप उस समय आए तो आपने बर्दाश्त किया, इस दुनिया को एंजॉय किया, तो अब जब जा रहे हैं तो फिर इतना रोना क्या है, और जाना क्यों नहीं चाहते, जाना तो पड़ेगा ही। तो ये है, बहुत बेहतरीन लाइन है ये, और ये एडगर के द्वारा बोली गई है। ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसका आंसर। दिस टर्म इज कॉन्स्पिकुअस एलिमेंट सच एज टाइप ऑफ इवेंट, डिवाइस, रेफरेंस, फार्मूला विच अकर। जो भी चीज बार बार आता है लिटरेचर में वो मोटिफ है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, बार बार आ रहा है तो उसे हम मोटिफ कहेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसी के अंदर था। इट इज एन अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग, सबने कर दिया था ये वाला। हुज यूजुअल मोटिव अर्जेंट रिक्वेस्ट टू बिलो। ठीक है, ओ बेट बहुत अच्छा। जीएम हॉपकिंस जो है किस एज को बिलोंग करते हैं? 78 नंबर क्वेश्चन कर दिया था सबने। 19 से, ठीक है, लेटर 9, फिलहाल 19 सेंचुरी विक्टोरियन एज के राइटर हैं, तो 19 सेंचुरी में ही आएंगे, सॉरी। ठीक है, विक्टोरियन एज आपका एक तरह से देखते हैं तो 19 सेंचुरी में ही 1837 से शुरू होता है, यहाँ 1832 से 1901 तक चलता है, तो ये 19 सेंचुरी ही है। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 18, 15 और 17 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो एकदम बहुत सिंपल है, 19 सेंचुरी। दूसरी बात यह है कि हम जब जीएम हॉपकिंस की बात करते हैं तो बताइए आप लोग, जीएम हॉपकिंस को आप लोग कैसे जानते हैं? एनीवन? इन्होंने कर्टल सॉनेट के बारे में ये एक तरह से इन्वेंट किया था, खोजा था। 11.5 लाइन, 10, हाँ 10.5 एंड 11 लाइन, बहुत अच्छा प्रीति। प्रीति कह रही हैं कि सर स्प्रंग रिदम भी एक जो है एक पोयम का टाइप है। ठीक है, इसको इन्होंने खोजा था, और बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रीति। और बताइए जी, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए मैं सारी चीज अभी बता दे रहा हूँ। इसके अलावा दो वर्ड और है, इन स्ट्रेस एंड इन स्केप। ये बस जान लीजिए, मुझसे ये मत पूछिए है क्या। ये सारे जो है पोएम्स के अलग अलग टाइप्स हैं या टेक्निक्स हैं जो इन्होंने यूज किया था, और आपको इन्हें बस ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड्स इन्हीं से रिलेटेड हैं, कल एग्जाम में आ जाए। कर्टल सॉनेट, स्प्रंग रिदम, इन स्ट्रेस, इन स्केप, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके हैं? ये हैं जीएम हॉपकिंस साहब के। क्लियर है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दिया था 79 सभी ने। जब मैस्कुलिन राइम की आप बात करते हैं तो मैस्कुलिन राइम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं होता है। क्या होता है मैस्कुलिन राइम में? स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, स्ट्रेस सिलेबल फिर उसके बाद अनस्ट्रेस, ये कॉम्बिनेशन होता है लास्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, हाँ बेचारे मैस्कुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइपरबोली एंड अंडरस्टेटमेंट? बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया था, उम्मीद है कि सभी ने गलत किया होगा कि सभी ने सही कर दिया। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवर शूटिंग। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ओवर शूटिंग, ये बात सही है। इट इज एन, इट इज द एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी सही है। इट मे बी यूज आइदर फॉर सीरियस आयरनिक और कॉमिक इफेक्ट। क्या ये बात सही है? ये भी सही है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हाइपरबली इज क्वाइट सिमिलर टू अंडर स्टेटमेंट, सिमिलर नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती, वहां पे बहुत घटा के बात कही जाती।
हाँ, और जो लाइटटस है ये स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइपरबली नहीं है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ क्या है, अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो ये बेहतरीन तरीके से दो चीजें बनाई गई थी और ये आपके एग्जाम में आएगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो ये ध्यान रखिएगा, चीजें आपको दी गई हैं, बहुत अच्छे से बताई जा रही हैं, भैया पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूसिस, ये वहीं पे वर्ड दिया हुआ था, इसका मतलब होता है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग, कम करना। हु कंबाइंड अब एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म, ये भी जो है आपका पेज 2 पे था, जहाँ पे एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाली जो बात की गई थी। तो इसका सबने कर दिया था, इसके हैं जीन जेनेट। फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर ऑफ ऑप्शंस, बताइए भाई, मिरेकल प्ले क्या है यहाँ पे, हैड इट सब्जेक्ट आइदर ए स्टोरी फ्रॉम द बाइबल। ठीक है, मिस्ट्री प्ले में क्या होता है, बेस्ड ऑन द बाइबल स्टोरी होती है। मोरालिटी प्ले में इस प्रेजेंट, इट प्रेजेंट्स क्रिश्चियन लाइफ। तो यहाँ पे तो सारे सही हो गए आपके, तो यहाँ पे 83 में क्या हो जाएगा, सबने सही मार दिया भाई। कुछ क्वेश्चन तो आपको देखते ही मारने थे, नन ऑफ देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग परसोना एंड टोन, यहाँ पर भी परसोना एंड टोन से जो मेन मेन चीजें थी वो बस निकाली गई थी, परसोना टोन एंड वाइस से। जैसे यहाँ पे परसोना इज अ लैटिन वर्ड इन द मास्क ओन बाय एक्टर्स इन द क्लासिकल थिएटर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अकेजन परसोना इज अप्लाइड द फर्स्ट पर्सन स्पीकर हु टेल्स द स्टोरी इन नरेटिव पोएम और नॉवेल, ये भी बताया गया था। ये वहाँ पे बहुत बढ़िया से दिया है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ परसोना, जब फर्स्ट पर्सन है जो स्टोरी को सुना रहा है, किसी पोएम को सुना रहा है, तो अगर आप पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो वहाँ भी आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन नरेटर ही है। ठीक है, तो वहाँ भी आपको दिखाई पड़ता है, वो भी परसोना का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट किया गया है, अगर आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते तो भी ये सही हो जाता। जो इनकरेक्ट किया गया है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, कहा लिखा गया है कि उन्होंने डिफाइन किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने डिफाइन नहीं किया था। क्या याद है आप लोग को, किसने डिफाइन किया था परसोना को? अगर इससे रिलेटेड जो टोन वर्ड है उसको आई ए रिचर्ड्स ने डिफाइन किया था, ये वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो किसी चीज में कोई फैक्ट है, बेहतरीन चीज दी हुई है, वो तो आपको जानना ही चाहिए। और जब आपको टॉपिक बता दिया गया था तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ये सबने गलत कर दिया, किसी का चेहरे से को आवाज नहीं आ रही, किसी का गलत है। इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन, जो सही है वो तो बहुत बढ़िया से बोल देता है, और जो गलत है वो कुछ नहीं बोलते, उनको चुप्पा साइलेंट हो जाते हैं एकदम से। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टली लाफ्टर, बेली लाफ, जब बात की जाएगी तो फार्स की बात की जाएगी। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी वाज डेवलप्ड बाय, ये तो एलिजाबेथन जो ड्रामाटिस्ट हैं उनके साथ रोमांटिक कॉमेडी जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था ये बताओ भैया इसमें से कौन सा रोमांस नहीं है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा सभी ने। तो गिल, गिल ब्लास बाई लेसेज, ये है क्या अगर रोमांस नहीं है तो? 87, ये पिकारेस्क्यू नावल है ये। ठीक है, ये है। बाकी सारे जितने भी हैं सब रोमांसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो रोजा लिंडे वही रोमांस है, पास्टोरल रोमांस, जिसपे शेक्सपियर ने किसी प्ले को बेस। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ पिकारेस नावल, ये तो बहुत बार बताया गया है, आई यू लाइक इट। इसका जो द फॉर्चुनेट ट्रेवलर का क्या है, द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन, कर दिया था कि नहीं सभी ने? कोई बात नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस नावल द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोगनिस्ट माइंड एंड कैरेक्टर, ये कौन सा है, पहला वाला टाइप है। ठीक है, इसी को बिल्डंग्स रोमन भी बोलते हैं या एजी हंग्स रोमन बोलते हैं। ठीक है भैया, जब आप बोला गया नावल पढ़ के आओ तो नावल नहीं पढ़ के आए, पेज नंबर। चलिए कोई बात नहीं। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ वर्क एंड इट्स जॉनर फॉर्म, ये भी बहुत आसान है। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, बिल्डंग्स रोमन है, आपके सामने दिया हुआ है और आप नहीं कर पाए। हम्म, ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत, अब देखो अब कोई नहीं बोल रहा है, मैं जो समझ,
अभी ये बताओ भाई, ये सारे क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? सारे टॉपिक आपको एकदम क्लियर बता दिया गया था कि ये टॉपिक है, अब आपको करना था। तो इसको किए कि नहीं किए सभी ने? चलो कोई नहीं। हिस्टोरिकल नॉवेल जो है ये प्रॉपरली बिगिन 91 क्वेश्चन बताए। ये कब हुआ था हिस्टोरिकल नॉवेल की शुरुआत? आप सभी को बहुत अच्छे से बताया गया था। सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट कौन है? इसके फादर हैं। सर वाल्टर स्कॉट जो हैं इसके फादर माने जाते हैं, ठीक है। और सर वाल्टर स्कॉट किस 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 प्रकार के, बताइए आप लोग, जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर वाल्टर स्कॉट किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। उनके जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं उनको वेवरली नॉवेल भी बोलते हैं। किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, रिस्टोरेशन एज? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा बता दिया। हमने कब बोल दिया विक्टोरियन एज? अभी हमने हमने बोला किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे भैया सुनो इधर, शांत रहिए एकदम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम, अब कल से फिलहाल माइक ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा बोलने पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, वीडियो रिवाइंड करके देख करना। उसमें मैं विक्टोरियन एज बताया हूँ कब से? 1832 से 1837 से। मैंने ये तो नहीं कहा कि इसके पहले भी विक्टोरियन एज है 19 सेंचुरी में। और ये जब पहले वीडियो बताया, इतनी बार बता चुका हूँ कि 1798 में आपका रोमांटिक एज शुरू होता है। तो 1798 के बाद जो पूरा समय 1832 तक चल रहा है, ये भी तो 19 सेंचुरी है। ये कहाँ चले गए आप लोग? हैं? अब ये 19 सेंचुरी है तो रोमांटिक एज जो है यहाँ भी है, ठीक है। जो 19 सेंचुरी है वो दो प्रकार के एरा को रिप्रेजेंट करता है, रोमांटिक एज को भी करता है, विक्टोरियन एज को भी करता है, ठीक है। तो अब आधी बात हमने बताई, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले केस में भी बात सही हो गई। आधी बात बताई 1832 से लेके वहां पे विक्टोरियन एज की जरूरत थी, तो अब यहाँ जान लो, ठीक है। तो ये रोमांटिक एज के राइटर हैं वाल्टर स्कॉट, नॉवेलिस्ट हैं रोमांटिक एज के। एक पहली बात तो ये अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल हैं। तीसरी बात, इनके जो नावल्स हैं वो ज़्यादातर वेवरली नावल कहे जाते हैं। चौथी बात ये है कि एज अगर आपसे पूछी जाए तो जो विक्टोरियन एज के राइटर्स हैं वो भी 19 सेंचुरी के कहे जाएंगे, और जो आपके रोमांटिक एज के राइटर्स हैं वो भी किस सेंचुरी के कहे जाएंगे? 19 सेंचुरी के कहे जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को एकदम दिलो दिमाग में अच्छे से? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए डिजाइन किया गया था। आज भर अब खुला ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन डिजाइन किया गया था। सेलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन बेस्ड ऑन द मॉडर्न राइटर्स विद देयर वर्क। ये क्वेश्चन को लेके बहुत लोग परेशान हुए होंगे, क्योंकि ये परेशान करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण भी था ये, ठीक है। कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बुद्धिमानी लगाएं, तो आप क्या कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप सभी से ये पूछा गया कि मॉडर्न राइटर जो हैं उनके वर्क का आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो अब थोड़ा सा अगर कोई दिमाग लगाया था, तो टी एस इलियट 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, जेम्स जॉयस 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। ये सारे जो है 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया मिसमैच क्या है, तो अगर सिर्फ दिमाग लगा दो तो यहाँ पे टेनिसन जो है वो मिसमैच है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताओ, टेनिसन है यूलिसेस, यूलिसेस को टेनिसन ने लिखा, इसमें गलत क्या है? तो भाई क्वेश्चन तो पढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मॉडर्न राइटर, तो जब हम मॉडर्न राइटर की बात कर रहे हैं तो उसमें विक्टोरियन राइटर कहाँ से घुस गया? वही तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चलो मान लो वर्क सही आपको लग रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक नाम से केवल एक ही व्यक्ति लिख सकता है। एक नाम से दूसरे वर्क भी हो सकते हैं। जो टेनिसन ने लिखा उस वो पोयम है यूलिसेस, लेकिन यूलिसेस नाम का जो है एक बहुत ही बेहतरीन नावल 1922 में आई थी, जिसने मॉडर्न, हाँ, मॉडर्न जो एज है उसकी दिशा ही बदल दी थी।
और वो जेम्स जॉयस ने लिखी थी। ठीक है। 1922 में बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें आती हैं। एक तो द वेस्ट लैंड आता है, पता है ना आप सभी को, द वेस्ट लैंड। इसी तरह से आपका ये द यूलिसेस। ये बहुत ही बेहतरीन कुछ ऐसे वर्क हैं जिन्होंने मॉडर्न एज को एकदम से बदल के रख दिया। बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इन वर्क्स का। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि आपको यूलिसेस टेनिसन का पता है तो आप गड़बड़ कर दो, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। दिमाग यही था भैया, तीनों मॉडर्न राइटर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ध्यान दें आप लोग। अगस्टाइन का जो कन्फेशन है ये किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे सीधे सीधे लाइन दिया गया है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। क्या सभी ने कर लिया था? ऑटोबायोग्राफी का सेक्शन पढ़ा था सभी ने, बायो? ठीक है, तो ये बेहतरीन पोस्ट। हाँ, तो ये, हाँ, कन्फेशन वैसे भी स्पिरिचुअल होता है, बहुत अच्छा। अब जो है, बाकी वकैब तो रटने वाली चीजें हैं। एक बस मैं आप लोग को लास्ट में और आ जाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और आप लोग के लिए जो रखा गया था, अच्छे क्वेश्चन थे। ये बाद में हमने लिया था, 2 क्वेश्चन कम हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 119 देख लें आप लोग। हाउ मेनी गिवन कॉम्बिनेशंस ऑफ लिटरेरी वर्क्स एंड द फैक्ट गिवन इन फ्रंट ऑफ देम इज इनकरेक्टली मैच्ड? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था और आसान था। सबने सबने कर दिया होगा, क्यों भाई? सबने कर दिया। लिसिडस एक पास्टोरल एलजी है। पैराडाइस लॉस्ट जो 12 बुक में है। पैराडाइस रिगाइन 4 बुक्स में। सैमसन एगोनिस्ट ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा, सब कुछ तो दे दिया गया। चार। बहुत इजी था, लेकिन इंफॉर्मेटिव था कि भैया सब चीज जानो आप। छोटी छोटी चीजें ये वाला कर दिया था सभी लोगों ने, क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज कर दिया था क्या सभी ने? 120 क्वेश्चन। नहीं कर पाए थे आप लोग? तो ये सही करना था ना। सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में। फिगोटिव तो, हाँ, हम लोगों ने अभी कल ही किया था, 1919 में आया था। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है ए आपका। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है एकदम करेक्ट था ये। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन। तो आप लोग को अब तो बहुत अच्छे से बता दिया गया भैया कि इनके डेट्स वगैरह याद कर लो। एग्जाम में क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, पब्लिकेशन का मैचिंग भी कैसे भी पूछा जा सकता है। बी रेडी फॉर द। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा, ये आप लोग को जानबूझ के हमने कहा कि रोज आप लोग को हर बार टेस्ट में एक शेक्सपियर के माइनर कॉमेडी को पढ़वाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो हर बार आपको एक माइनर कॉमेडी ऐसे मिलेगा क्लोज टेस्ट के रूप में। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये जो मिल रहा है आप सभी को? और कोशिश की जा रही है कि उसमें आपको करेक्टर्स वगैरह सब दे दिया जाए। यहाँ पर भी फिर आपको माइनर मिल गया है ये। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है आपका, यहाँ पे आपका ओवर टू डेडिकेट 3 years टू रिगरस स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद से पहला ऑप्शन आप लोग देखिए भाई, 4 ऑप्शन हैं वहाँ पे, क्या है? रिनाउंसेस, रिनाउंस, रिनाउंसिंग, रिनाउंस्ड। कर दिए होंगे रिनाउंसिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिनाउंसिंग। रिनाउंसिंग मतलब त्याग करके। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये लोग त्याग करके, वीमेन एंड वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग करके रिगरस स्टडी करेंगे। ऐसा इनका सोचना था। तो आप सभी ने क्या रिनाउंसिंग कर दिया था? यहाँ रिनाउंसिंग ही होना था, और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। द अकेडमिक रिट्रीट इज स्विफ्टली, जो इन्होंने सोचा था कि हम अकेडमिक रिट्रीट लेंगे, इज स्विफ्टली डिसरप्टेड बाय द अराइवल। अब तो बहुत आसान है, अराइवल ऑफ। ठीक है, ये तो सबसे आसान था, अराइवल ऑफ। फिर अब गड़बड़ी एक हमसे ये हुई, यहाँ हमें मास्ट हटा देना था, लेकिन हमने मास्ट हटा नहीं पाए, हम दिमाग से उतर गया है ना। यहाँ पे मास्ट था, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हमको पूछना था। तो हमने ये ऑप्शन में ही दे दिया, यहाँ भी लिखा हुआ था, तो ये हट ही नहीं पाया। तो ये तो सबने आंख बंद करके मार दिया होगा। 123 नंबर में मास्ट मार दिया था सबने। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में 124 में क्या है भाई? देखें यहाँ पे, पेडांटिक स्कूल मास्टर प्रोवाइड। ठीक है,
नहीं अब तो फिलहाल चलो, अगर नन ऑफ द एबव भी आप सोचे तो अच्छा ही सोचे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपकी सोच अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोवाइड फर्दर फर्दर कॉमेडिक रिलीफ एंड सटायर। तो ये भी आसान है, फर्दर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे ध्यान दे लास्ट वाला जो है, द प्ले। अब बताइए कंक्लूड्स किया था कि कंक्लूडेड किया था, बताइए कि कान इतना बड़ा गलती कर दिया। इतनी इतनी बड़ी गड़बड़ी तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब स्टोरी के लिए एक सबसे बड़ी बात, ये जानबूझ के ना जितने भी ऑप्शन बनाए गए, ऐसा नहीं कि हमने ये पैसेज ले लिया तो ऐसे ही बना दिया। बहुत दिमाग लगा के सारे ऑप्शन बनाए, सिर्फ इसलिए बनाए कि यहाँ हर जब भी कुछ दिया तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट रखा कि एक में आप चलो सीख लो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे में प्रीपोजिशन, तीसरे में पास्ट पार्टिसिपल सिखाने की कोशिश थी, चौथे में आप सभी को जो है एडजेक्टिव सिखाने की कोशिश थी, और पांचवे में आपको ये सिखाने की कोशिश थी कि स्टोरी जो है, अगर कोई स्टोरी पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही चलेगा, प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, चाहे कहानी पास्ट की है। लेकिन शुरुआत से अगर आप देखें तो स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, स्वेयर, इज, इज, है कि नहीं है। तो ये मामला है कुल मिला के। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कंक्लूड। ठीक है, ये कुल मिला के मैटर है। तो आई होप इट इज कि आप लोगों ने जो है पैसेज जो है अच्छा किया होगा, और सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप ध्यान दें तो लिटरेरी टर्म्स के भी कल आप जब हम लोग कर रहे थे 50 क्वेश्चन, तो लगभग 50 क्वेश्चन तक कोई गलत नहीं हो रहा था। और अगर आज भी देखें तो हम लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म के भी क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं बने हैं कि जो बहुत गलत हो रहे हों। मतलब जो कॉन्सेप्ट पे सीधे सीधे बेस करके है, अगर आप जानते हैं तो कर लेंगे, नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप क्यों गलत कर दे रहे हैं, द सिल्वर बॉक्स, जॉय फ्यूटी द मॉब, ये फेमस वर्क हैं, आपको इनको डेट आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है, और इसमें आप जो है एग्जामिनेशन में जाके क्या करेंगे भाई। अगर वहाँ ये क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं रट पाए हैं तो अब रट लीजिए। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। और बाकी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 2-4 लाइन जो है, देखो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड पोएम की ज़्यादा लाइन पूछी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी पूरे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो लाइन पूछी जा रही हैं जो बड़े फेमस हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जिनको हमने जब पोएम पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से बताया है। आप सभी को फिर बता रहा हूँ कि किसी ने मुझसे कहा सर ये बताओ टिंटन नबी, और ये तो बहुत बड़ी पोएम है, हमें कैसे इसकी लाइन याद हो। मैं आप सभी को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि टिंटन अभी और ओड एन इंटीमेशन पे मैंने खुद अपनी पूरी 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 पोएम पढ़ाई है, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है कि अगर आप उस पोएम को पढ़ लेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया, एक एक जो फ्रेज है उस फ्रेज को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप एक बार पढ़िए उसको, अगर आप पढ़ने के बाद भूलने लगे तो आप कहिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप रट्टा मार रहे हैं सूखे सूखा, आप भूल जा रहा है, नहीं हो पा रहा, फिर से वीडियो देखिए, फिर से रिवाइज करिए, सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी जब जो टेस्ट होंगे उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस बार की वोकैबुलरी थोड़ी सी कठिन हो गई थी, अगली बार हम कोशिश कर रहे हैं कि वोकैबुलरी थोड़ी सी इससे आसान है, और सारी चीज़ें आप लोग लिटरेचर में भी हमने अब की बार थोड़ी सी और आसान करने की कोशिश की है आप सभी के लिए। तो कल आप लोग टेस्ट दीजिए। कल के टेस्ट की टाइमिंग जो है हम शाम का रखते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 5 बजे जो है टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो बता दें कि उनकी क्या टाइमिंग रखी जाए। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 5 बजे नहीं हो पाएगा, मैं तो भूल ही गया कि 5 बजे तक तो मेरी ड्यूटी है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनकी 6 बजे होगी। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं 6 बजे आप लोग की भी करवा दें। ठीक है, तो
8 बजे दे लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पेपर शेयर कर देंगे 8 बजे। चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले 8 बजे पेपर देना चाह रहे हैं भाई, बताइए। लेकिन ये 8 बजे आपका पीक टाइम है, खाना खाना वाना पीने का, खाने का है। फिर उस समय क्या? हाँ, चलो ठीक है। अब हम ग्रुप में मैसेज डालेंगे कितने बजे होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि 6 बजे के आसपास। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है। नहीं नहीं, आपको दे चुके हैं उसका दे चुके हैं। रेन मार्टिन तो पूरा पूरा आ रहा है। वोकेबलरी में भी पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अब आपका लिटरेचर जो है उसमें हम आपको दे देंगे, अभी थोड़ी देर में कुछ भेज दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको पूरी तरह से हमने दे दिया। एम एच अब्राहम में उससे बाहर हम नहीं पूछेंगे, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सभी को गुड नाइट।